हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। बेटा हम इकोनॉमिक्स में सेकंड बुक के अंदर आ चुके हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरा है। हमारी अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी, आज के टाइम में कैसी है, किस तरह से ये विकास का जो क्रम है वो हमने पूरा किया है, इस बारे में इस बुक के द्वारा हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस टाइम क्या स्थिति थी भारत की। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि ब्रिटिश सरकार छोड़कर गई थी हमारे लिए, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन किया, रूल किया, और उसके बाद भारत को हम लोगों के हाथों में सौंप के चले गए। लेकिन उस टाइम क्या कंडीशन थी हमारी अर्थव्यवस्था की? क्या वो बहुत संपन्न अर्थव्यवस्था थी या बहुत ही नीचे वाले पायदान पर थी, बिल्कुल पिछड़ी हुई थी? किस प्रकार 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। किस प्रकार उन योजनाओं के द्वारा हमने अपने जो आर्थिक लक्ष्य हैं, पॉवर्टी को ख़त्म किया, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया, और किस प्रकार आज हम एक धनी और संपन्न अर्थव्यवस्था के दोबारा से मालिक बन चुके हैं। पहले भी हम मालिक थे, सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा देश, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इतना ज़्यादा शोषण किया, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया कि पूरी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया। लेकिन हमने दोबारा प्रयास करके और उस अर्थव्यवस्था को दोबारा उसी पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस बुक के द्वारा हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्लास के थ्रू। हाल ही में सीबीएसई ने सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है अपने यहाँ पर भी। पहले ये सिस्टम हरियाणा बोर्ड में हुआ करता था, फॉरेन कंट्रीज में भी ये सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम क्या कहेगा कि आप अपने सिलेबस को 2 टुकड़ों में डिवाइड करिए, जिन्हें हम टर्म 1 और टर्म 2 के द्वारा डिफाइन करेंगे। आप अपने टोटल सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इस पहले पार्ट के जो एग्जाम हैं वो अलग से कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसमें केवल इस पार्ट से रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जाएंगी। और जैसे ही ये एग्ज़ाम आपका फिनिश होगा, आपका ये पार्ट आपको दोबारा उस सेशन में नहीं पढ़ना। आपने कुछ टाइम इस पार्ट को देना है, इस पार्ट के एग्ज़ाम दो, ये पार्ट आपका ख़त्म, इसको दोबारा से टच नहीं करना है जब तक कि आपका सेशन समाप्त ना हो जाए। ये ख़त्म। उसके बाद आप सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएंगे, इस पार्ट की तैयारी करेंगे, और इस पार्ट में जो एग्ज़ाम होंगे तो केवल और केवल इस पार्ट में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन दोनों एग्ज़ाम के बेस पर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पहले होता क्या था, पूरे साल भर हम पढ़ते थे, टोटल सिलेबस पढ़ते थे पूरे साल, और ईयर एंड में उस पूरे सिलेबस का एक टेस्ट लिया जाता था, सिंगल टेस्ट। और उस टेस्ट के आधार पर हम बता देते थे कि ये बच्चा अच्छा परफॉर्म करके गया है, ये बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करके गया। लेकिन क्या ये जो पॉलिसी पहले चलती थी हमारे देश में, क्या ये कारगर थी? बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ। पूरे साल बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, पूरे साल उसने गुजार दिया, हल्का पढ़ा, कभी ठीक पढ़ा, कभी मटर गश्ती की, कभी लापरवाही की, पूरा साल हो गया। लास्ट का जब मंथ बचा तो उसने जुगाड़बाजी करनी शुरू कर दी। अपने दोस्तों से संपर्क करना शुरू कर दिया कि भाई एग्ज़ाम में पास करवा देना मुझे, बस पास मार्क्स के ही क्वेश्चन बता देना, मुझे ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, मुझे 40 नंबर दिला देना बस। एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर बच्चा डिपेंड होकर एग्ज़ाम सेंटर में बैठता था। पूरे सिलेबस को
एक ही बार में पूछा जाता था पहले। लेकिन अब सीबीएसई 2 बार आपका टेस्ट लेगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरे सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। पहले तो क्या था, अगर टोटल हमारे 12 चैप्टर थे तो बच्चा उसमें से 1 या 2 पढ़ लेता था। लेकिन अब 6 चैप्टर अगर 2 बार पूछे जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में 6, सेकंड सेमेस्टर में 6, तो यहाँ पर बच्चे को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी बोर्ड ही लेगा एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पर बच्चे को पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये घर के एग्ज़ाम नहीं है, बाहर के हैं। यहाँ उसको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे। मान लो यहाँ पर वो 2 चैप्टर कर लेता है, फिर फाइनल एग्जाम जब आएगा अगले सेमेस्टर का, यहाँ पर भी उसे कम से कम 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 2-3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी मेहनत ज़्यादा है। पहले वो टोटल में से 2 चैप्टर पढ़ता था, अब वो टोटल में से 4 चैप्टर पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड पे एक प्रेशर आएगा कि भी मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम वो नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं, तो मेरे को पहले इनकी ज़बरदस्त तैयारी करनी है, क्योंकि ये भी फाइनल एग्जाम की तरह होते हैं। इनका जो स्कोर होगा वो आपके फाइनल रिजल्ट को बनाने में हेल्प करेगा। और जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो इस पार्ट को उठाकर आप रख देंगे घर पे। जो सेकंड पार्ट बचेगा, यानी जो हाफ सिलेबस बचेगा, उसकी तैयारी में जुट जाएंगे दोबारा से। तो एक तो बच्चों का बर्डन कम हो गया। कैसे? जब हमारा सेमेस्टर जो सेशन वो ख़त्म होता था, तो लास्ट के 2-3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3-4 महीनों बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता था कि इतना ज़्यादा सिलेबस उन्हें रिवाइज करना है बार बार। किसी में 30 चैप्टर हैं, किसी 35 चैप्टर हैं, वो सारे के सारे में रिवाइज करने पड़ते हैं। तो लास्ट के 3 महीने बहुत ही दिक्कत वाले होते हैं। अब क्या हो गया, अब एक तो रिलैक्स मिल गया हमें कि भैया अगर टोटल हमारे पास 30 चैप्टर हैं पूरी बुक के अंदर, पूरे सिलेबस में 30 चैप्टर हैं, तो आपको 30 चैप्टर को ही बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा पूरे साल। आपको 15 चैप्टर यहाँ पढ़ने पड़ेंगे और 15 चैप्टर आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास जो सिलेबस होगा वो कम होगा। तो बच्चों के ऊपर जो मानसिक तनाव है, प्रेशर है, वो कम होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आधे सिलेबस को पढ़ा, हटा दिया, उसके बाद आधा सिलेबस आएगा, उसको पढ़ा, ख़त्म। इस तरह से हम अपने सेशन को पूरा करेंगे। तो अब आपके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई है। आपको दोनों सेमेस्टर में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में ही आपको पास होना है और अच्छे नंबरों से पास होना है। तो अभी देखो क्या प्लान है। जुलाई एंड तक हमारा जो फाइनल सिलेबस है, जुलाई एंड तक हमारा फाइनल सिलेबस आ जाएगा कि सीबीएसई टर्म 1 में कितना सिलेबस रखती है, टर्म 2 में कितना सिलेबस रखती है, ये जुलाई एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो जब जुलाई एंड में हमारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो टर्म 1 और टर्म 2 हमारे लिए इजीली आइडेंटिफाइड पोर्शन बन जाएंगे कि हमें टर्म 1 में ये पढ़ना है, टर्म 2 में ये पढ़ना है। अपने मन से तो पढ़ नहीं सकते कि 2 पुस्तकें हैं तो एक पुस्तक इसमें आ जाएगी, एक इसमें आ जाएगी, अपने मन से थोड़ी चलेंगे। सीबीएसई डिटरमाइन करेगा कि टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है। तो टर्म 1 में जो चीज़ आएगी वो हम पढ़ेंगे अक्टूबर तक, अक्टूबर पूरा या नवंबर हाफ, अक्टूबर पूरा या नवंबर हाफ तक हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म के सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे। टर्म 2 में कितना सिलेबस है उसको टच भी नहीं करेंगे। और अगर ये आपकी पुस्तक सेकंड टर्म में चली जाती है, सीबीएसई कहता है कि सेकंड टर्म में इस बुक का टेस्ट होगा, फर्स्ट टर्म में मैक्रो का टेस्ट होगा, तो हम इस बुक को अब रख देंगे संभाल कर अपनी अलमीरा में। और इसको कब निकालेंगे? जब हमारे टर्म 1 के एग्जाम हो जाएंगे तब इस बुक को निकालेंगे। तब तक इस बुक को हम टच भी नहीं करेंगे, एज इट इज संभाल कर रख देंगे, क्योंकि हमारा पहला टारगेट होगा टर्म 1 में अपने स्कोर को हाईएस्ट करना। जैसे ही टर्म 1 खत्म होगा हम मैक्रो की बुक को रख देंगे संभाल के, वो तो काम आनी नहीं है, और इस बुक को उठाएंगे। तो ध्यान रहे बेटा, जिस दिन सिलेबस हमारा आइडेंटिफाइड हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर अंदर, तो हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर तक केवल वही सिलेबस पढ़ेंगे जो टर्म 1 के लिए बनेगा। अगर अकाउंटेंसी में सीबीएसई कह देता है कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप वाली बुक जिसके अंदर 6 चैप्टर हैं
5 पार्टनरशिप के, 1 एनपीओ का, और ये हमारा 40 नंबर का काम बनता है। 10 नंबर का बनता है एनपीओ और पार्टनरशिप बनती है बेटा 30 नंबर की। तो 40 नंबर में हमारी एक बुक कवर हो जाती है और 2 बुक हो गई जो बच गई वो 20-20 नंबर की आती हैं, तो 40 नंबर का वो। तो अगर सीबीएसई ये कह देता है कि फर्स्ट टर्म में ये पूछा जाएगा, तो हम बेटा अगली जो 2 पुस्तकें हैं ना हमारे पास, इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इनका सिलेबस छेड़ेंगे भी नहीं, इन्हें संभाल के रख देंगे इजीली। और जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ये चैप्टर हमारा पेंडिंग है, एनपीओ 8-10 दिन में करवा दूंगा। पार्टनरशिप हमारी हो चुकी है, तो हम केवल और केवल इन 6 चैप्टर का ही रिवीजन करेंगे बार बार। कब तक? जब तक कि एग्जाम हमारे शुरू नहीं हो जाते हैं, वो नवंबर हाफ में या फर्स्ट में स्टार्ट हो सकते हैं, तब तक हम केवल इन्हीं चैप्टर्स को बार बार पढ़ेंगे। तो सोचो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरे 3 महीने हमारे पास हैं कि हम इस सिलेबस को 3 महीनों में रिवाइज कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? एक एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे ना, बुक का एक एक क्वेश्चन भी, तो भी इजीली हमारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम और होंगे, हम इसको हटा देंगे, ये जो 2 बुक बच गई है इनके ऊपर फोकस करेंगे, तो आपका ये जो बर्डन है ये तो खत्म हो जाएगा ना। सिर्फ आपके पास 2 बुक का बर्डन रहेगा। इस बुक के अंदर 3 चैप्टर हैं, इस बुक के अंदर 6 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर हैं प्योर प्रैक्टिकल, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर प्रैक्टिकल हैं, 4 चैप्टर थ्योरेटिकल हैं। तो कुल मिला के हमें 5 चैप्टर ही प्रैक्टिकल पढ़ने हैं, बाकी थ्योरेटिकल है। तो देखो बर्डन कितना कम हो गया। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बेटा अपने स्कोर को बहुत ही ज़्यादा ले जाने की। टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें 90 मार्क्स के आपका पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एमसीक्यू का जो लेवल है ना वो बड़ा टफ होने वाला है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, केस स्टडी जैसे आती है ना, जैसे +1 में आपने बिजनेस के अंदर केस स्टडी पढ़ी थी, वैसे ही आपको कोई ना कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इंग्लिश में भी आते हैं, ठीक है। उस पैराग्राफ के आधार पर नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी हैं। तो आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, तब जाके आप उसके क्वेश्चन दे पाओगे। एसर्शंस वाले, रीजनिंग वाले क्वेश्चन कि आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ जाए, तब जाके उनका आंसर आएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में डाले जाएंगे, सिंपल भी, केस स्टडी बेस्ड भी। तो हल्का पार्ट नहीं है हमारा कि फर्स्ट सेमेस्टर में 90 नंबर के एमसीक्यू आगे पार हो गई, नहीं। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी बुक की एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप ये एमसीक्यू क्लियर कर पाओगे। टर्म 2 में वही सब्जेक्ट होगा, जो वही पैटर्न होगा जो कि फाइनल बोर्ड में आता है। शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे, एमसीक्यू भी होंगे, यानी छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, 8 नंबर के भी होंगे, 6 नंबर के भी, 4 नंबर के भी। ये वैसा ही पैटर्न रहेगा जैसे कि हर साल आता है। तो कहीं ना कहीं अब हमने अपना इकोनॉमिक्स में ये वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। आज मैं इसके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वो सारे करवा दूंगा और इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। और जब तक ये फाइनल सिलेबस हमारे पास नहीं आ जाता है, तब तक हम इस बुक को कंटिन्यू रीड करेंगे, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आता, जब तक हम कुछ तो पढ़ लेना। और जैसे सिलेबस फाइनलाइज जाता है, हम इस बुक को रख देंगे और जितना सिलेबस बताया जाएगा उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। स्कूल खुल जाते हैं जुलाई में तो अच्छा है, नहीं तो हमारा काम चल ही रहा है बेटर। तो ये बेटा सूचना आपको देनी थी। तो अपनी जो तैयारी है ना उसको बढ़िया कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, कुछ बच्चों के लिए ये एक सिरदर्द बन के आने वाला है। तो बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, दिन रात पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि सीबीएसई ने भी ठान लिया है कि वर्ल्ड क्लास की जो एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास का जो पेपर पैटर्न है वो हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो हमने चैप्टर 1 पूरा कर लिया है कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो हमने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था स्टेगनेंट टाइप की थी। स्टेगनेंट का मतलब होता है बेटा स्थिर, या हम कह सकते हैं विच शोज नो ग्रोथ और
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार की उन्नति देखने को ना मिले, या अगर उन्नति है तो बहुत ही कम स्पीड वाली उन्नति हमें देखने को मिले, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है स्टैग्नेंट। और ऐसी अर्थव्यवस्था बैकवर्ड अर्थव्यवस्था भी कहलाती है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। हमने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है स्टैग्नेंट भी है, सेमी फ्यूडियल भी है, ये स्पेलिंग चेक कर लेंगे, यानी कि सामंती अर्थव्यवस्था। सामंती अर्थव्यवस्था मतलब ना तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट, ठीक है, और ना ही वो मिक्स्ड है। इन दोनों का कहीं ना कहीं बीच का जो प्रकार होता है सेमी फ्यूडल यानी सामंतीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहां पर ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज किया। हमने पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ये प्राइम सोर्स कहलाता था उनकी इनकम का, प्राइम सोर्स। इसी के ऊपर ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट थे, इसी से अपनी आजीविका चलाते थे। और एग्रीकल्चर जो थी वो किस टाइप की थी, वो थी बेटा सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी उस टाइम। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अपने परिवार के लिए खेती करना, अपने परिवार के लिए खेती करना, ना कि बाजार में बेचने के लिए। फार्मिंग का जो टाइप था इंडिया में वो था सबसिस्टेंस, यानी कि लोग सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही कृषि करते थे। बाजार में बेचने के लिए वो किसी भी प्रकार की कृषि नहीं करते थे। मतलब उनके मन में कभी आया ही नहीं कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचें। यानी जो कमर्शियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन जो था हमारा फार्मिंग का, वो उस टाइम नहीं था। लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनकी खेत की जो उपज है वो मार्केट में बिक भी सकती है। क्योंकि उस टाइम खेती कैसी थी, जो खेत थे जिसको लैंड बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, किस प्रकार के लैंड थे, वो थे बेटा एक तो स्मॉल, दूसरा फ्रेगमेंटेड। इसका मतलब होता है बिखरा हुआ। एक तो खेत के जो टाइप थे वो छोटे छोटे खेत थे। एक किसान का एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है। यानी कि उनके पास जो लैंड का जो टुकड़ा था, जमीन थी, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, दूसरा वो बिखरी हुई थी इधर उधर, ठीक है। तो इसके कारण उनकी जो उपज थी वो बहुत ही कम होती थी। हर तरह के लैंड के लिए उन्हें अलग से बीज खरीदने पड़ते, इसकी जुताई बुआई जो भी है, कल्टीवेशन का जो खर्चा है वो अलग से होता, इसकी देखभाल अलग से, इसकी देखभाल अलग से, इसकी देखभाल अलग से। तो किसान जो है पूरा, एक मिनट, तो जो किसान है बेटा वो अपना पूरा टाइम इनमें नहीं दे पाता था। वो किस किस को संभाले, यहाँ आकर वो खेती करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, कैसे देखभाल करे। और जो खेती बाड़ी थी वो बारिश के ऊपर डिपेंड होती थी, और बारिश हमेशा अनसर्टेन होती है। तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है जो वो बहुत ही कम होता था, जिसके कारण भी वो बाजार में बेचने के लिए खेती कर ही नहीं पाते थे। इतना ही अनाज उत्पन्न होता था कि वो अपने परिवार की आवश्यकता को पूरी कर पाएँ। तो जो खेती है वो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड थी, बिखरी हुई थी, जिस कारण उपज का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो परिवार के भरण पोषण के लिए ही प्रयोग में यूज किया जाता था, फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द फैमिली।
फिर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश सरकार ने। 1850 के अंदर रेलवे आई। रेलवे के आने से क्या हुआ कि इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा। क्या एक्सपोर्ट होने लगा ये पता होना चाहिए बेटा। ब्रिटेन में क्या एक्सपोर्ट होता था इंडिया से? इंडिया से एक्सपोर्ट होता था बेटा रॉ मटेरियल। और ब्रिटेन से हम इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे बेटा, बताएं बताएं बताएं। हम इंपोर्ट करते थे वहां के बने हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम वहां से इंपोर्ट करते थे। तो ब्रिटेन ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने देखा कि इंडिया के पास जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल है, उनका भंडार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल इंडिया में भरा पड़ा है। तो उन्होंने फ्री टैरिफ पॉलिसी को अपनाया, जिसके कारण चाहे इंपोर्ट हो इंडिया में चाहे एक्सपोर्ट हो, उनको ड्यूटी फ्री बना दिया। यानी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा। इंडिया से माल बाहर जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत ही सस्ता कच्चा माल पहुंचेगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर इस रॉ मटेरियल से चीज़ें बनाई जाएंगी, वापस उनको इंडिया भेजा जाएगा बिकने के लिए। तो जब वापस इंडिया आएंगे तो भी कोई टैक्स नहीं। तो वहां से जो माल बनता था उसको ऊंचे दामों में इंडिया में वो बेचते थे। यानी हमारे ही घर का रॉ मटेरियल यूज करके और हमें ही फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊ। यानी कि कच्चा माल किसने दिया? भारत ने। और उसी माल को तैयार माल में कन्वर्ट कर दिया और भारत के लोगों को बेच दिया ऊंचे दामों पर। तो ये थी ब्रिटेन की फ्री ट्रेड पॉलिसी, जिसको हम इनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, ऐच्छिक, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी। तो ऐसी पॉलिसी अपनाकर ब्रिटेन ने क्या किया, भारत से कच्चा माल लिया और वहां अपनी फैक्ट्रीज के अंदर बनाकर भारत में वापस उसको बेच दिया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने भारत का जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है वो बहुत ही फेमस था वर्ल्ड वाइड। हाथ से बनी हुई चीज़ें जिसको हम हस्तशिल्प उद्योग बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को बिल्कुल उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, बंद कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, शोषण कर लिया, पूरी तरह से भारत के हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद कर दिया। तो ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा भारत के हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस के ऊपर। तो रेलवे के आने के बाद हालांकि इंडिया को बहुत बड़ी सौगात दी थी ब्रिटेन ने, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने फ़ायदे के लिए पहले इनको यूज किया, और जब पता चला कि भारत में उनका काम नहीं बनेगा तो भारत को छोड़ के चले गए। लेकिन हमें जाते जाते वो एक वरदान देके चले गए। ठीक है, तो ये मैं एक चैप्टर का आपको रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याददाश्त ताज़ा हो जाए कि हाँ भाई हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था कि भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस दिखाता था, आधिक्य, हमेशा बेनिफिट में। क्यों? क्योंकि भारत से ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट क्या होता था? रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, जिसके कारण जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो हमेशा सरप्लस में होता था। और इस सरप्लस के कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है उसने अपने सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इस सरप्लस से एडजस्ट करने शुरू कर दिए। यहाँ पर प्रॉफिट आया, लेकिन इस प्रॉफिट का ब्रिटेन ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी खर्चा नहीं किया। सारा खर्चा अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है या जो अपने रूल को चलाने का जो खर्चा है, अपने पर्सनल खर्चों को ज़्यादा कवर किया इस सरप्लस से, ना कि उसको देश की तरक्की के लिए लगाया। तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में होने के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी क्या थी? एक बैकवर्डनेस की कंडीशन में थी। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है
ये क्या थे, ये बहुत ही ज़्यादा हाई थे, बहुत ही ज़्यादा हाई थे। इसी में एक बात और इंट्रोड्यूस करूँ मैं, एक ईयर आया 1921, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार एक क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपटीशन टेस्ट के अंदर जीके क्वेश्चंस को कवर करता है। यूपीएससी के एग्जाम में बैठ जाओ, एसएससी के एग्जाम में बैठ जाओ, बैंकिंग के एग्जाम में बैठ जाओ, जहां पर जीके आती है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, वहां इकोनॉमिक्स कवर होती है, ये ध्यान रखना। चाहे आप किसी भी स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम फाइट कर लो कंपटीशन का, उसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1921 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, विभाजन का एक वर्ष। क्यों विभाजन का एक वर्ष बोलते हैं 1921 को? क्योंकि कहते हैं कि प्रायर टू 1921, 1921 से पहले क्या होती थी कि भारत की जो पॉपुलेशन है ना बेटा, पॉपुलेशन वाज फ्लक्चुएटिंग। कभी भारत की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती। तो 1921 से पहले भारत की जनसंख्या में इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलते थे, स्थिर नहीं रही कभी भी, वो कभी बढ़ गई, किसी साल घट गई, किसी साल बढ़ गई, किसी साल घट गई। लेकिन 1921 के बाद आफ्टर कहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर कभी भी गिरावट नहीं आई। भारत की जनसंख्या में कभी भी एक पॉइंट की भी कमी नहीं नोट की गई है 1921 के बाद। इसलिए 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन के नाम से कहा जाता है, विभाजन का एक बहुत बड़ा वर्ष, क्योंकि इससे पहले जनसंख्या फ्लक्चुएट करती थी, लेकिन इसके बाद कभी भी जनसंख्या गिरी नहीं, हमेशा बढ़ती ही गई है। इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। फिर एक टर्म हमने पढ़ी थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि इसके मैं वो आपको चीज़ें बता रहा हूँ जब आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे, तो जो मैंने आपको ये रिवीजन करवाया ना इस चैप्टर का, इसी में से ही क्वेश्चन आप देखोगे कि इसी में से बन रहे हैं। बाकी आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसी चीज़ होती है बेटा जिसका ना तो कोई आरंभ होता है ना कोई अंत होता है। आपने मान लो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक पैराग्राफ, एक कॉलम के अंदर कुछ बातें लिखी हुई थी वो आपने छोड़ दी, आप सोचे कोई बात नहीं, छोटा सा पॉइंट छोड़ा है, कोई बात नहीं, यही पॉइंट एग्जाम में आ गया, आप कह दोगे ये तो चीज़ मैंने कभी पढ़ी नहीं। तो एक भी वर्ड आपको नहीं छोड़ना है, लाइन टू लाइन आपको किताब पढ़नी है, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है कि एक साल से लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ रेट पर थाउजेंड लिविंग, प्रति 1000 जिंदा बच्चों के ऊपर एक साल से कम उम्र के बच्चों की मरने की जो दर होती है उन्हें बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। हम मेडिसिन के मामले में, हेल्थ केयर के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे थे, जिसके कारण तो ये क्वेश्चन कई बार कैसे आ जाता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज दैट रेट इन विच द चाइल्ड लेस देन 2 years आर कंपेयर्ड विद 1000 लिविंग पीपल या लिविंग चाइल्ड। तो 2 साल से कम उम्र के थोड़ी होते हैं, आपको 1 साल से कम उम्र के बच्चों का ध्यान रखना है। ये कई बार उम्र चेंज कर देता है,
3 साल से कम उम्र के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे या 2 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं, 1 साल से कम उम्र के होने चाहिए वो बच्चे, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। फिर हमने बर्थ रेट पढ़ी, हमने डेथ रेट पढ़ी, ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हाई थी क्योंकि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो हमारे पास नहीं थी, बहुत ही कम थी। फिर हमने पढ़ा था लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट 16% था और जो वुमेन हैं उनके अंदर था अप्रोक्सीमेटली 7%। इसको बोला जाता था बेटा जेंडर बायस, लिंग विभेद। तो लिंग विभेद कहाँ से आया? लिटरेसी रेट बताती है कि लिंग विभेद था, औरतों को शिक्षा कम दी जाती थी, पुरुषों को शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है कि जेंडर बेस इज द रिजल्ट ऑफ लिटरेसी रेट। स्वेज नहर, स्वेज नहर के बनने से जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बिजनेस है ब्रिटेन टू इंडिया, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। स्वेज नहर कब आई थी? ये आई थी बेटा 1869 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कैनल के कंस्ट्रक्शन से जो व्यापार है ब्रिटेन टू इंडिया उसके अंदर एक ज़्यादा चढ़ाव आया, ज़्यादा फास्ट स्पीड बनी, तो आप कहोगे स्वेज कैनल, स्वेज नहर। और इस नहर को कब बनाया गया? 1869 के अंदर, ठीक है। एक वर्ड होता है फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है बेटा अकाल या सूखा। सबसे भयंकर जो अकाल आया था वो बंगाल के अंदर आया था और इसका ईयर था 1943। 1943 के अंदर बंगाल के अंदर एक भयंकर सूखा आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो फेमाइन का मतलब होता है अकाल, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो देखो मैंने ईयर वाले कितने क्वेश्चन करवा दिए। अगर पूछा जाए कि रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई, आप कहोगे 1850 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है? 1921 को। स्वेज नहर कब बनी? 1869 में। बंगाल में अकाल कब पड़ा? 1943 में। तो इस तरह से आपको कुछ डाटा भी याद कर लेने हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर कितनी पॉपुलेशन डिपेंड थी? अप्रोक्सीमेटली 70 to 75। बाकी इसका जो एग्जैक्ट है वो है 72.7। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो ये एग्जैक्ट रेट नहीं आती है तो आप 70, मान लो ऑप्शन है 70, 60, 65, 50, तो सबसे अप्रोक्सीमेटली आंसर कौन सा बन रहा है? सबसे नज़दीकी आंसर तो 70 है, तो आप इसको टिक करोगे अगर एग्जैक्ट परसेंटेज आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है तो। ठीक है बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार ही रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि जब आप एमसीक्यूज वगैरह पढ़े तो आपको दिक्कत ना आए। एक था बेटा जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में त्रिबंदीय एक वो हुआ करती थी संरचना, गवर्नमेंट, जमींदार्स, ट्रेडर्स या जिसे हम बोलते थे फार्मर्स। 3 स्तरीय ढांचा था हमारा। गवर्नमेंट, बीच में होते थे जमींदार जिनको हम मिडलमैन बोलते थे, और ट्रेडर्स जो किसान वास्तव में खेती करते थे, लेकिन मालिक कौन होता था बेटा? मालिक होते थे जमींदार। ये जमींदार गवर्नमेंट को एक फिक्स कमीशन अदा करते थे अपने काम के लिए, और इनकी सारी फसल को अपने पास ले लेते थे, इनके पास छोड़ते थे, सिर्फ इनके परिवार का पेट भर जाए इतना अनाज इनके पास छोड़ते थे, बाकी अपने पास रख के उसको मार्केट में बेचकर पैसा कमाते थे। तो मिडलमैन की जो प्रथा थी जिसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता है वो भी प्रचलन के अंदर थी। तो जमींदारी सिस्टम के अंदर जो जमींदार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मिडलमैन।
मैं और देख लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा बेटा, एक टर्म हमने पढ़ी थी बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए जो लोग होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में हैं, कितने लोग टर्शियरी सेक्टर में हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है वो कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दो टर्म्स आती है कि हम यहाँ पर पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं या वर्किंग पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है इन तीन चीजों में या वर्किंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? तो आपको भी काम करने वाली जो जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में, उसे कहा जाता है बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। तो अब आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट चैप्टर को या तो आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन दोबारा रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले आप करेंगे इसके सारे के सारे एमसीक्यूज, मैंने सारे बता दिए हैं, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब बता दो ये होता क्या है। एमसीक्यूज के बाद आप करोगे फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बिल्कुल सिंपल है और अच्छे से करने हैं, याद भी करते रहना साथ साथ, सिर्फ भर के उसको छोड़ मत देना, याद भी करते रहना ताकि फ्यूचर के लिए हमारे पास याद रहे। इसके बाद करेंगे आप बेटा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के बाद है मैच, मैच करने हैं आपको कुछ चीजें। इसके बाद इतने भी आप कर लेते हैं तो समझ लो आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं एक एक नंबर के, उनको भी आप देख सकते हैं। यानी कुल मिला के इस चैप्टर में से 4 नंबर का या 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आप जब तक हमारा सिलेबस फाइनल नहीं कर देती है सीबीएसई टर्म 1 का, आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी मेहनत के साथ तैयार करना है। ठीक है बेटा। तो आपको ये वाला होमवर्क मैं देता हूँ, जैसे ही आप ये वीडियो देख लेंगे, शाम हो जाएगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ आपने कर लिए कि नहीं करी। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।